नमस्कार दोस्तों, हम लोग पर्यावरण की अगली सीरीज में अगले भाग यानी भाग 2 का आज अध्ययन करेंगे, जिसमें हम पारिस्थितिकी का अध्ययन करेंगे। तो देख लेते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग, ना कि पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल द्वारा किया गया था, जिसमें जीवों के आपसी संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जीवों के आपसी संबंध यानी जीव आपस में कैसे रहते हैं ये सब, और उनके भौतिक पर्यावरण के साथ उनके संबंध कैसे हैं। भौतिक पर्यावरण कल आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें स्थल, वायु, जल, वर्षा ये सब चीजें शामिल होती हैं। तो जीवों के संबंध भौतिक पर्यावरण यानी इन सब चीजों के साथ, स्थल, वायु, जल, इनके साथ कैसे हैं, इन सब का अध्ययन पारिस्थितिकी में किया जाता है। अब पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात करें तो सर्वप्रथम 1935 में एजी टांसले पारिस्थितिकी तंत्र 1935 में एजी टांसले द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना दी गई थी। पारिस्थितिकी की शब्द का प्रयोग किया गया था अर्नेस्ट हैकल द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना दी गई थी एजी टांसले द्वारा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़, पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव सभी शामिल होते हैं, जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक जैविक इकाई बनाते हैं। अजैव पर्यावरण का मतलब वही भौतिक पर्यावरण, स्थल, वायु, जल, वर्षा आदि के साथ मिलकर एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इसी को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में आता भी है, तो इसको आप ध्यान रखना। जो हाइलाइटर से हाईलाइट किए गए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र इसलिए होता है क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का निवेश और निकास दोनों होता है, यानी ऊर्जा आती भी है और जाती भी है। पारिस्थितिकी तंत्र एक लचीला तंत्र भी होता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। अगला है विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र या पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र का है। ये क्वेश्चन आपके यूपीटीईटी में पिछले वर्ष के पेपरों में आ चुका है किसी पेपर में, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग अध्ययन करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों का। तो अजैविक घटक या भौतिक घटक और जैविक घटक, ये दो ही घटक इसमें पारिस्थितिकी तंत्र में होते हैं, जिनमें मेनली अजैविक घटक में प्रकाश, तापमान, जल, मृदा आदि ये सब चीजें आती हैं। और जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, जिनका अध्ययन हम पिछले चैप्टर में, पिछले भाग में कर चुके हैं। उत्पादक में मुख्यतः है वही हमारे पेड़ पौधे ये सब आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और उपभोक्ता में 4 प्रकार के हमने पढ़े थे उपभोक्ताओं के बारे में। अब घटक का मतलब ये है कि जो मृत शरीरों पर निर्भर होते हैं, यानी जो जानवर मर जाते हैं फिर उनका मांस खाकर उन पर आश्रित होते हैं, वो अपघटक होते हैं। और ये प्रश्न भी टीटी में पहले आ चुका है, लेकिन वहां पे अंग्रेजी में आया था। इसकी अंग्रेजी में इसको स्कैवेंजर्स कहते हैं। तो जो मृत जीवों के शरीर पर निर्भर करते हैं उनको अपघटक कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र का वर्गीकरण अगर देखें तो 3 तरह से इसको वर्गीकृत किया जाता है: स्थलीय, जलीय और कृत्रिम या मानवीकृत। अब स्थलीय में वन, घास स्थल और मरुस्थल आएंगे, यानी स्थल पर, जमीन पर कौन कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है। तो वन है, घास स्थल है, मरुस्थल है। वनों में भी आपने देखा होगा बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सारी चीजें जैविक अजैविक घटक सब और मिलकर रहते हैं और आपस में अंतःक्रिया करते हैं। अगर जलीय की बात करें तो जलीय में भी 2 प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र होता है। पहला तो आलवड़ी और दूसरा लवड़ी। आलवड़ी में आता है तालाब, झील और झरने का। आलवड़ी का मतलब मीठा जल जिसमें नमक नहीं या जो खारा नहीं होता है। तो ये मुख्यतः हमारे यहाँ तालाब, झील और झरने होते हैं। जबकि लवड़ी अगर हम बात करें पारिस्थितिकी तंत्र की तो इसमें लवण झील, ज्वार नदमुख और
समुद्र। समुद्र तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही ज्यादा लवण पाया जाता है उसमें। और अब आते हैं तीसरे वर्गीकरण में, कृत्रिम या मानवीकृत, जो आदमी द्वारा बनाए जाते हैं, जो इंसान द्वारा बनाए जाते हैं कृत्रिम रूप से। तो इसमें कृषि, खेत और खलिहान ये इंसान द्वारा बनाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें भी जुताई उताई के बाद बहुत सारे कीड़े मकोड़े जमीन में होते हैं, वो सारे आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, रहते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। और इसके बाद है जल जीवनशाला, एक्वेरियम। आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी दुकान में जो कांच के बर्तन में मछलियों को रखा जाता है, वो उसमें वो जैविक घटक हो जाती हैं, और अजैविक में फिर जल के साथ और वायु के साथ उसी में उनको रखा जाता है। तो जल जीवनशाला, इंग्लिश में इसको एक्वेरियम बोलते हैं। और तीसरा है अंतरिक्षयान। तो दोस्तों अंतरिक्षयान में भी ये कृत्रिम रूप से ही बनाया जाता है, क्योंकि अंदर ही सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं कृत्रिम अंतरिक्षयानों में। तो ये इसमें मुख्यतः आपको कृषि, खेत या खलिहान को याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि कौन सा इसमें कृत्रिम या मानवीकृत पारिस्थितिकी तंत्र है, तो आप उसमें कृषि या खेत का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे भी हमने इसीलिए लिखा है खेत कृत्रिम या मानव द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, इसको आप लोग याद रखना। अब आते हैं इसके अगले भाग पे, जो है पारिस्थितिकी तंत्र की कार्य प्रणाली के बारे में। कैसे काम करता है एक पारिस्थितिकी तंत्र। तो यहाँ हमने ये सूर्य बनाया है। सूर्य से प्राथमिक उत्पादक ऊर्जा लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। फिर प्राथमिक उत्पादकों से ऊर्जा का प्रवाह, ये जो हमने लाल एरो बना रखी, ये ऊर्जा के प्रवाह की है। और ये जो काली एरो है, ये वो पोषक तत्वों का प्रवाह है, मतलब भोजन प्राप्त, कौन किससे भोजन प्राप्त करता है। तो पहले ऊर्जा का प्रवाह देख लेते हैं। सूरज से प्राथमिक उत्पादकों को ऊर्जा मिलती है, और प्राथमिक उत्पादकों से प्राथमिक उपभोक्ताओं को ऊर्जा मिलती है। फिर इनसे द्वितीयक उपभोक्ताओं को, फिर तृतीयक उपभोक्ताओं को, फिर तृतीयक से चतुर्थक उपभोक्ताओं को ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार फिर चतुर्थक उपभोक्ता के बाद ऊर्जा की जो श्रेणी चल रही थी वो समाप्त हो जाती है। लेकिन पोषक तत्वों का जो प्रवाह है वो प्राथमिक उत्पादक, क्योंकि इनको प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं, जैसे गाय बकरी हो गई, हिरन हो गया, ये पेड़ पौधे घास ये सब खाते हैं, ये प्राथमिक उत्पादक में आते हैं। और इसके बाद फिर प्राथमिक उपभोक्ताओं को द्वितीयक उपभोक्ता खाते हैं, यानी शेर, चीता, ये सब, बकरी और इन सबको खाते हैं। फिर तृतीयक उपभोक्ता में मनुष्य आ जाता है, जो ये भी प्राथमिक उत्पादक भी खाता है और इन चीजों को भी, प्राथमिक उपभोक्ताओं को भी खाता है। और इसके बाद पोषक तत्वों का प्रवाह चतुर्थक उपभोक्ता में आ जाता है। और चतुर्थक से फिर मृदा, चतुर्थक में मेनली अपमार्जक और वही अपघटक पाए जाते हैं। अपमार्जक और अपघटक में मेन अंतर ये है कि अपमार्जक जो है वो मृत शरीरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृत प्राणियों के, मृत जंतुओं के शरीरों से। यानी देखा होगा आप लोगों ने, जब बॉडी सड़ जाती है तो उसमें बहुत सारे कीड़े और ये सब, या जब कोई जानवर मर जाता है तो गिद्ध जैसे जंतु उसको खाते हैं, तो ये सब अपमार्जक कहे जाते हैं, यानी सफाई करने वाले। अब अपघटक क्या है? अपघटक मेनली जमीन से रिलेटेड होते हैं, वो भी कार्बनिक तत्वों को ही, जटिल कार्बनिक तत्वों को सरल में परिवर्तित करते हैं। जैसे केचुआ देखा होगा आप लोगों ने, केचुआ हो गया और फंगस हो गया, जो जमीन से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनको मेनली घटक कहा जाता है। और अपमार्जक आपको हमने बता ही दिया है। तो चतुर्थक उपभोक्ताओं से फिर यहाँ पे ऊर्जा, पोषक तत्वों का प्रवाह मृदा में आता है। मृदा से फिर पोषक तत्व, फिर से प्राथमिक उत्पादक यानी पेड़ पौधे, फिर से मिट्टी से, इनके द्वारा सड़ा वड़ा कर मिट्टी में मिला दिया जाता है, जो पोषक तत्वों में बदल जाते हैं, मरे हुए जीव या और चीजें जो भी हैं।
तो मरे हुए जीव ये सब जब मृदा में मिल जाते हैं तो इनसे पोषक तत्वों का निर्माण होता है और यही फिर से प्राथमिक उत्पादक ग्रहण कर लेते हैं। अब इसमें देख लेते हैं मेन बिंदु क्या है। ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय नहीं होता है क्योंकि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की जाती है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा वापस सूर्य तक नहीं जा पाती है, इसलिए इसको चक्रीय प्रवाह नहीं करेंगे। चक्रीय प्रवाह का मतलब है जहां से शुरू हो और लौट के वो वहीं पर पहुंच जाए, तब तो उसको चक्रीय कहेंगे। लेकिन अगर वहां तक नहीं पहुंच रही है तो फिर वो चक्रीय प्रवाह नहीं है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, यानी एक ही दिशा में होता है। इधर से चला और इधर तक आया, फिर से लौट के वहां तक नहीं पहुंच पाया, तो इसको चक्रीय प्रवाह बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। अब इसके बाद लेकिन पोषक तत्वों का प्रवाह चक्रीय होता है क्योंकि अजैविक से शुरू होकर अपघटकों द्वारा पुनः अजैविक तक पहुंचा दिया जाता है। इसमें कहा गया है कि पोषक तत्वों का प्रवाह चक्रीय होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ब्लैक वाली लाइन जो है ये पोषक तत्वों का प्रवाह हो रहा है। तो प्राथमिक उत्पादक से शुरू होकर फिर मिट्टी के द्वारा प्राथमिक उत्पादकों तक पहुंच रहा है, इसलिए इस पूरे पोषक तत्वों के प्रवाह को चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। अब इसके बाद पहली पूरी प्रक्रिया ऊष्मागतिकी के नियमों पर आधारित है। जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो ऊष्मागतिकी के नियमों पर आधारित होता है। वैसे पूछना मुश्किल है लेकिन आप लोग जानते रहिए, ज्यादा अच्छा है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये कहता है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम है जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो उसका कुछ ह्रास होता है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो ऊर्जा का ह्रास होता है। ये हो गया इसका दूसरा नियम। इसके बाद जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं अगला पोर्शन इसका। पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों द्वारा सौर ऊर्जा का आहार ऊर्जा में रूपांतरण होता है। पौधों द्वारा सौर ऊर्जा ली जाती है और उसको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा आहार ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है। जब पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषण स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो ऊर्जा का क्षय दो पोषण स्तरों के बीच तथा प्रत्येक पोषण स्तर के अंदर भी होता है। इसका मतलब ये है कि जब एक जीव, मान लीजिए बकरी है, उसको शेर दौड़ा रहा है तो दोनों पोषण स्तरों के बीच भी ऊर्जा का ह्रास होता है। बकरी भी भाग रही है और शेर भी भाग रहा है तो उन दोनों के बीच भी ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। और उनके अंदर भी, प्रत्येक पोषण स्तर के अंदर भी, मान लीजिए बकरी है तो वो भी तो चलती फिरती है और उसके बॉडी के अंदर तमाम सारे पार्ट्स काम कर रहे हैं, जिससे उसके अंदर भी ऊर्जा का ह्रास हो रहा है लगातार। तो इसका मतलब यही था केवल औसतन 10% ऊर्जा का स्थानांतरण ही एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे शेर ने बकरी को दौड़ाया खाने के लिए, तो जितना वो खाएगा दौड़ने में उस 90% ऊर्जा उसकी दौड़ने में, फिर उसके बाद उसको खाने वगैरह में खत्म हो जाती है। उसको केवल 10% ही ऊर्जा मिलती है। जब यही हाल हर पोषण स्तर में होता है। मान लीजिए प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक खा रहा है तो उसको केवल 10% ही मिलेगा, इन्हीं कारणों की वजह से, क्योंकि उनको खाने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है, ऊर्जा का ह्रास होता है। और इस वजह से इस बिंदु को आपको याद रखना है कि केवल औसतन 10% ऊर्जा का स्थानांतरण ही एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में होता है। अब